सभी को नमस्कार। तो गोलीय दर्पण में अपनों ने समतल दर्पण और उसके बाद बात की थी अवतल दर्पण के बारे में। तो इससे जुड़ो कुछ न्यूमेरिकल वो भी अपने बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो लास्ट टाइम अपनों ने बात किया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस किस कंडीशन में क्या होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अपनों ने बात की थी कि आपके पास 5 जो कंडीशन होगी उनके लिए तो वास्तविक उल्टा ये प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, और जो ये कंडीशन रह जाती कौन सी 6, इसमें क्या बनेगा काल्पनिक, आभासी और सीधा। अब बात करते हैं इससे जुड़े न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्र के पास 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है। यदि इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, तो ये है आपके पास अवतल दर्पण, और यहाँ पे क्या है पोलिश यानी परावर्तन जो होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपके पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये हो जाएगा आपके पास वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा आपके पास फोकस बिंदु। ठीक है, और ये हो जाएगा पोल। और ये कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वस्तु की कंडीशन ये नहीं दी हुई कि वक्रता केंद्र पे रखी हुई, अनंत पर रखी हुई है। तो एक बार मान लेते हैं कि आपके पास जो वस्तु रखी है वो यहाँ पे रखी हुई है, तो ये मान लेते हैं 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर मान लो ये वस्तु यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है कि वक्रता 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे आपके पास ये है वक्रता त्रिज्या, कितना 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और इसका हाफ क्या होता है आपके पास, फोकस दूरी। अपने को पता है आर बराबर क्या होता है 2f। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आर बटा 2 एफ। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 20, तो 20 बटा 2 करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब जो एफ का मान आएगा वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी होगी यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा मान जो करना है कहाँ से मेजर करना अपने को, पी से यानी पोल से। अब अपने पास यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई और उसके बाद निकालना अपने को इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे अपने पास मान रखेंगे, सबसे पहले देखो एफ का जो मान कितना है यहाँ पे 10, तो इसको क्या रखोगे -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अपने को पता है किरण आती है तो ऐसे, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो जाती है, यहाँ से मूवमेंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मान जो रखोगे माइनस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है कि इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है एक वस्तु, यानी यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अपने मान रख लेते हैं। अपने को पता है दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है अपने पास 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्रतिबिंब तो निकालना अपने को, u का मान कितना आएगा यहाँ पे -30, और यहाँ पे f का मान कितना आएगा आपके पास -10। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अपने बात करें v बराबर 1/-10, और उधर इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस में। तो यहाँ पे क्या करना आपको एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, अगर आपको एलसीएम नहीं पता तो आप दोनों को ही साथ में रख लो, 10 और 30 को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, ये आ जाएगा -30, फिर प्लस, और यहाँ पे 30 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा -20 बटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10 × 30। तो यहाँ से कैंसिल करोगे आप 10 दूना 20, और ये आ जाएगा 15, यानी मान कितना आएगा माइनस का 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1/v है यहाँ पे, तो 1/v का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/15। यहाँ पे प्रतिबिंब का मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, v बराबर क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये तो आ गया मान, तो ये मान बस अपने को जैसे लिखा वैसे निकालना है। यहाँ पे माइनस उधर जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम अगर आपको नहीं पता तो दोनों ही आप गुना में लिख दो। ठीक है, गुना में लिखोगे तो यहाँ से देखो 10 से 10 कैंसिल है, 30 से कम 30, और यहाँ पे भी 30 से 30 कैंसिल, 10 से कम 10,
ठीक है। एलसीएम तो अपने साइंस करे तो मैथ भी अपने को इतनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका प्रतिबिंब बना कहाँ पे। तो देखो ये आपके पास 10 है और 10 से आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ तक आपकी दूरी कितने 20, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा यानी सी और एफ के बीच में। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, दर्पण के सामने। ये तो अपने को पता चल गया। अगर मान लो क्वेश्चन में आपके पास पूछ ले, यही पूछा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ ले तब कैसे निकले, प्रकृति के लिए के अपने को पता होना चाहिए आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे अपने आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। आवर्धन क्षमता अगर क्वेश्चन में ये पूछ लें तो अपने कैसे निकालेंगे इनको। अपने पास फॉर्मूला है m बराबर क्या होता है -v/u, बस यही मान रखना अपने को। -v का मान अपने पास कितना है 15, यहाँ पे माइनस तो ये आ जाएगा -15 u का मान कितना आएगा, तो u का मान अपने पास कितना था -30। ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, ये 15 और ये चला जाएगा 2 पे, यानी -1/2। यानी इसको अपने लिख सकते हैं -0.5। तो यहाँ पे -0.5 है, यहाँ से अपने इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो माइनस है इसको यहाँ पे अलग करते हैं, ये है माइनस। ठीक है। और ये है आपके पास 0.5, यानी इसका मान क्या हुआ, तो इसका मान यहाँ पे क्या हुआ 1 से कम। ठीक है। यानी m का जो मान है क्या हो गया 1 से कम। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे माइनस माइनस किसको शो करेगा, तो अपने ने बात की थी कि उल्टा और कैसा होगा वास्तविक। ठीक है। और यहाँ पे m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब आपके पास प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा छोटा। तो ये आगे प्रकृति, तो यही ध्यान रखना था। और यही अपने पास प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, और कैसा बनेगा उल्टा वास्तविक और छोटा। ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो आवर्धन क्षमता से। तो ये तो बात होगी अगर आपके पास प्रकृति पूछ ले तब आपके पास ये, अगर प्रतिबिंब पूछा है कि कहाँ बनेगा तो दर्पण के सामने। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन कि इस प्रकार आए तो आप कैसे इसको हल कर सकते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन था ये कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 72 डिग्री पर झुके हैं, दोनों के बीच रखी वस्तु के मध्य प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर कितना है 4। ठीक है। और 4 ही रहेगा। अब इसमें एक कंडीशन ये ध्यान रखो, कई बार क्या होता है सम विषम से रिलेटेड पूछ लेते कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या है 360 थीटा माइनस 1 360 थीटा माइनस 1। तो यहाँ तो 360 बटे थीटा के लिए कंडीशन ध्यान रखो कि अगर आपके पास थीटा इक्वल कैसे संख्या हो सम संख्या, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए आंसर, तो आंसर चाहिए ध्यान रखना कि आपके पास जो सम संख्या उसमें से 1 घटा दोगे आप, सम संख्या में से क्या घटा दोगे 1, वो क्या जाएगा आपका आंसर। अगर आपके पास विषम संख्या दे 360 बटा थीटा क्या जाए विषम संख्या, तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, एक तो होता है सममित यानी सिमेट्रिक, और एक होता है असममित। ठीक है। सममित का मतलब ये होता है कि जो वस्तु है वस्तु दर्पणों के मध्य है। ठीक है। और इसमें क्या होगा वस्तु दर्पणों के मध्य नहीं है, बस यही है इसमें कंडीशन। ठीक है। ये कब करनी है आपको, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या हो तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला हुई कि 360 बटा थीटा, और यहाँ पे आपके पास मान आ जाए कितना 5, कितना आ जाए 5, तो 5 आ जाए तो इसमें से भी क्या करना है आपको 5 माइनस 1 यानी कितना 4। ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 5 आ जाए 360 बटा थीटा, तो यहाँ पे आंसर भी आपका क्या होगा 5। ठीक है। किस कंडीशन में, असममित में। तो वहां पे आपके पास कंडीशन ये दी है कि बोला हुआ है कि वस्तु दर्पणों के मध्य है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो आपके पास जो आपके पास आंसर आएगा वो यही आएगा 360 थीटा माइनस 1। इसलिए देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी -1 हो रहा है और यहाँ पे भी -1 हो रहा है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला मत है, इसलिए अपनों ने इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की कि आपके पास 360 बटा थीटा विषम संख्या है तो क्या करना है, सम संख्या है तो क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे असममित कंडीशन आपको देगा नहीं कि वस्तु दर्पणों के मध्य नहीं हो तब क्या करना है आपको। ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन तभी आएगा कि वस्तु दर्पणों के मध्य है, तो आपके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो फिक्स रहेगा ये।
ठीक है, चाहे सम संख्या के लिए हो चाहे विषम संख्या के लिए हो। ठीक है, ये कंडीशन कब आएगी, वस्तु दर्पणों के मध्य नहीं हो तभी करना है। ठीक है, तब आपके पास 5 है तो 5 आंसर आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा। ठीक है, विषम संख्या के लिए। तो ये तो बात होगी। तो यहाँ पे आपके पास 360 बटा थीटा 72, तो यहाँ पे कितना आया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको बोल दिया दोनों के बीच रखी वस्तु के लिए प्रतिबिंब कितने होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 4, और जो एग्जाम है उसमें भी आंसर कितना माना है 4 ही माना है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना रह जाता कौन सा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे अपने बात करें उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पे पॉलिश का होगी अंदर की तरफ, तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसका सेंटर बिंदु कहाँ बनेगा, तो अपने को पता है यहाँ पे सी और ये बनेगा आपके पास एफ। ठीक है, और यहाँ पे पी और ये अनंत। तो यहाँ पे हमने कंडीशन जो सबसे पहले उत्तर दर्पण पढ़ा था वहाँ पे अपनों ने बात की थी कि इसके लिए दो ही कंडीशन बनेगी कि आपके पास जो वस्तु है वो कहाँ पे रख सकते हैं अपने। एक तो ध्यान रखें कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर पे यानी अनंत पे, और कहाँ रख सकते हैं अनंत और पी के बीच में। बस दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, इससे ज़्यादा कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो कंडीशन इसलिए क्योंकि आपके पास जो केंद्र और फोकस बिंदु ये इधर रह जाते हैं, किधर जिधर पॉलिश है, इसलिए कंडीशन कम बनती है, क्योंकि किरणें आएगी तो वहाँ जहाँ पे आपके पास पॉलिश नहीं की हो। तो ये है आपके पास, लिख लेते हैं अनंत व पी के मध्य। तो ये तो है आपके पास बिंब यानी वस्तु की स्थिति। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति, तो इनके प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, तो ध्यान रखना एक का जो प्रतिबिंब है, एक का जो प्रतिबिंब वो बनेगा आपके पास फोकस बिंदु पर। ठीक है, और इसका दूसरे नंबर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपके पास फोकस और पी के बीच यानी पोल। तो ये बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पे। ये छोटे लिखे हैं क्योंकि ये सारे के सारे इधर क्या बनेंगे छोटे। ठीक है, जो आपके पास प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा। तो ये आपके पास इस साइड आ रहा है, यानी यहाँ पे आपके पास जो m का मान है वो क्या रहेगा प्लस, जैसे अवतल दर्पण में पढ़ा था। ठीक है, छोटा है इसलिए यहाँ पे m का मान प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास आभासी। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि किरण तो इधर आ रही है और प्रतिबिंब बन रहा है इसके पीछे। आभासी आभासी है तो कैसा होगा ये सीधा। और देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यही बिंब से क्या बनेगा प्रतिबिंब छोटा, यानी क्या बनेगा छोटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रतिबिंब है क्या बनेगा बिंब से छोटा। इसका मतलब वो अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे m का मान निकाल सकते हैं अपने, ये क्या हो जाएगा v बटा u, तो यहाँ पे क्या देगा 1 यानी 1 से छोटा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये तो हो गया बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पे उत्तल दर्पण में दो ही बनती है और दोनों आपको ध्यान रखनी है, आभासी सीधा और छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना कि आपके u का मान क्या होगा यहाँ पे बताओ। तो u का मान तो u इधर आपके पास, तो ये तो रहेगा नेगेटिव, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है यानी पॉजिटिव, और एफ भी क्या होगा आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो चिन्ह परिपट्टी का भी यूज जरूर ध्यान रखना है, अवतल दर्पण के लिए क्या है और उत्तल दर्पण के लिए क्या है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण से एक वस्तु को 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखो, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, पहले तो उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के लिए अपने पास कंडीशन कितनी है पहले वो ध्यान रखो। उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे अपने को पता है वस्तु के लिए कंडीशन, पहली जो कंडीशन है कि या तो अनंत पर होगा। ठीक है, यह क्या होगा अनंत व पी के मध्य, यही तो है। तो यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे क्या प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी अपने को पता है कहाँ बनेगा,
तो अगर वस्तु अनंत पर है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, एफ पर, यही है। और अनंत और पी के मध्य है तो ये कहाँ पे बनेगा, एफ से कम दूरी पर। एफ से कम दूरी बोल दो, या क्या बोलोगे, या क्या बोलोगे आप, पोल और एफ के मध्य, यानी पी व एफ के मध्य। तो यहाँ से अगर अपने पास फोकस जो बिंदु है वहां से फोकस दूरी पता चल जाए तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अपने को ज़्यादा वो डिटेल में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपने को पता है आर बराबर क्या होता है, 2f, ठीक है। आर का मान यहाँ पे कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20, यह आ जाएगा 2f। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 20/2, एफ का मान कितना हो गया यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगी आपके पास, फोकस दूरी। तो यहाँ से आंसर निकालना सीखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वस्तु वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, वस्तु अनंत पर। तो यहाँ पे दूरी का तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो 50 सेंटीमीटर दूर हो गया, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर दूर का मतलब ये है कि अनंत और पी के मध्य रखी हुई है वो वस्तु, ठीक है। अनंत का तो सीधा देखा, कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी है और वो कर्ता केंद्र 20 सेंटीमीटर पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अनंत और पी के मध्य क्या रखी हुई वस्तु, और वो भी कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ से कम दूरी। एफ मतलब 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होगा कौन सा, प्रतिबिंब। तो यही अपने पास 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है। तो ये होगा आपके पास आंसर, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनंत के लिए आपको अनंत यहाँ पे बोला जाएगा, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। इसका मतलब ये है कि अनंत और पी के मध्य रखा हुआ है, ठीक है। जो वस्तु है इसके लिए आपके पास जो एफ का मान है कितना, यहाँ पे 10, तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी यानी पी व एफ के मध्य बनेगा जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इस हिसाब से भी, अगर आपके पास दोनों कंडीशन पता है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आभासी कंडीशन किस में नहीं बनती। तो सबसे पहले बात करें समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में तो आभासी बनता ही है, तो उसमें तो है ही आपके पास कि आभासी इसमें बनता है। आभासी बनता है और कैसा बनता है, सीधा, ठीक है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो अभी पढ़ के हैं, इसमें तो सारे ही कैसे बनते हैं आपके पास, आभासी। 2 कंडीशन और दोनों ही कंडीशन कैसे बनते हैं, आभासी। अवतल दर्पण में देखो 5 तो कैसे बनते हैं, वास्तविक, यही है। और एक छठा जो कंडीशन पड़ी थी वो कैसी है, आभासी। इसका मतलब तीनों में आपके पास आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। और कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन इसमें तो सारी सही है, सभी आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, लास्ट वाला, डी ऑप्शन, ठीक है। तब अपने बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो परावर्तन में अपनों समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन है वो भी अपनों ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं अपने प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना, तो डेफिनेशन है इसकी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तब वो क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित। पथ से क्या हो जाती है, विचलित। उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब पथ से क्या हो जाती है, प्रकाश विचलित, ठीक है। जैसे पीहर से ससुराल जाए तो क्या होता है, वातावरण में क्या मिलेगा आपको, फर्क, यानी क्या हो जाता है, पथ से विचलित, ठीक है। तो पथ से विचलित है, मन का भी फर्क रहता है। जहाँ एक अपने को ससुराल में झाड़ू पोछे लगाने पड़ेंगे, पीहर में ऐसा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही है ये। तो यहाँ पे माध्यम क्या हो जाता है, चेंज। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर गमन करती है प्रकाश तो पथ से विचलित, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब इसका मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, मूल कारण क्या है। तो मूल कारण का मतलब ये है कि इसमें ध्यान रखना आपको, घनत्व, सारा काम होता है घनत्व के कारण, ठीक है। घनत्व मैंने आपको एक बार भी बताया था, जैसे मान लो एक प्लास्टिक की बॉल है और एक लोहे की बॉल है, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना किसका घनत्व ज्यादा होगा, लोहे की बॉल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, इसमें बात करते हैं अपने माध्यम के प्रकार।
माध्यम के प्रकार। तो घनत्व यहाँ पे जैसे मान लो आप वायु से पानी में जा रहे हो, ठीक है, किरण वायु से पानी में जा रही है, तुम वहां से बस ये ध्यान रखना उन दोनों में सघन और विरल दो माध्यम होते हैं, सघन और विरल। तो सघन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके पास प्रकाश का जो घनत्व वो क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है, और विरल में क्या होगा, प्रकाश का घनत्व कम होगा, ठीक है, यही है आपके पास। तो माध्यम के यहाँ पे प्रकार आ जाएंगे आपके पास, एक तो सघन और एक होता है विरल, ठीक है। तो सघन में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश के जो घनत्व है वो क्या होगा, कम, ठीक है। तो ये है माध्यम के प्रकार। तो बात करें अपने आगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना घनत्व की तुलना, घनत्व की तुलना के आधार पर आपको किस में फर्क मिलेगा, सघन और विरल में। सघन विरल अपने क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप एक चीज ध्यान रखो, एक तो ध्यान रखो भीड़ भाड़ वाली जगह, और एक ध्यान रखो आप खुला रास्ता, ठीक है, दोनों में फर्क है, एक तो भीड़ भाड़ है और एकदम खुला है, ठीक है। तो ध्यान रखना भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे क्या होगा आपके पास, सघन, उसको ध्यान रखो, और जो खुला है एकदम खुली जगह है उसको ध्यान रखो किससे, विरल से, ठीक है। तो भीड़ भाड़ में क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे कौन कैसा बनेगा, सब पास पास चलेंगे, इसका मतलब कौन कैसा बनेगा, कम, ठीक है, और कैसे एकदम नजदीक, ठीक है, एक तो चीज ये। अच्छा, आपकी चाल कैसी होगी भीड़ भाड़ में, तो आप होगी चाल कम होगी, बिल्कुल, ठीक है। और क्या होगा, और ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य वो भी क्या होगा, कम, तरंग दैर्ध्य का मैं तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, कम। तो ये ध्यान रखना। तो भीड़ भाड़ वाली जगह में पता पास पास चलेंगे, कौन कम होगा तो चाल भी कम होगी। और यहाँ पे क्या यार, आप ध्यान रखोगे खुला रास्ता एकदम खुला, इसका मतलब जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे क्या आपके पास चाल भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। कोण ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, यही तो है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश फैलेगा। तो चाल ज्यादा है तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी भी क्या होगी यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, बस भीड़ भाड़ वाली जगह से याद रख लो आप सघन माध्यम, और विरल से याद रखो एकदम खुला, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 पॉइंट है, ये क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि भीड़ भाड़ में कौन, चाल और तरंग दैर्ध्य और आपके पास इंटेंसिटी, इनका पता चल जाएगा। तो ये तो था आज तक यहीं, कुछ टेक्निकल कारण के कारण 2 दिन आपकी शायद लाइट की क्लास भी जो थी वो अपलोड नहीं हो पाई, तो अब कंटिन्यू आपकी क्लास ये अपलोड होती रहेगी, तो साथ के साथ रिवीजन भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कि विरल टू सघन माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वहाँ से अपने पास कौन सा, किस प्रकार के कोण बनेंगे, विचलन कोण क्या होगा, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।